हेलो, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू IFS RPSC चैनल। हम लर्न इम्पोर्टेंट कंसेप्ट डेली सीरीज में आज डॉपलर इफेक्ट करने वाले हैं, डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड, और देखेंगे प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके भी कि पहले RPSC फर्स्ट ग्रेड में डॉपलर इफेक्ट से कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आई है। तो देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डॉपलर इफेक्ट होता क्या है? डॉपलर इफेक्ट देखिए, जब नॉर्मली क्या आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी जैसे ट्रेन आ रही है एक या कोई गाड़ी आ रही है दूसरी, तो ट्रेन में आपने स्टेशन पर ऑब्जर्व किया होगा कि ट्रेन का हॉर्न जो है, ट्रेन अगर हमारे पास आ रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी तेज होती है, ज़्यादा तेजी से सुनाई देता है। पर अगर ट्रेन दूर जा रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो जाती है। तो ये फ्रीक्वेंसी वेरिएशन जो होता है उसको डॉपलर ने सबसे पहले समझाया था, इसलिए इसको डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। और ये चेंज होता क्यों है? बेसिकली साउंड वेव्स कैसी वेव्स है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और जैसे हम एक फॉर्क से इसको समझते हैं कि ये एक आपका ट्यूनिंग फॉर्क हो गया। अब इसको जब आपने वाइब्रेट किया, हल्का सा वाइब्रेट किया, तो ये क्या करेगा? एयर में कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शंस प्रोड्यूस करेगा। यानी यहाँ पर इसने एक वेव इमिट की, किसी इंस्टेंट पे इसने जो वेव इमिट की वो इस तरह थी। अब ये देखिए, समझ रहे हैं मैं इस तरह से क्यों बना रहा हूं? इसका मतलब ये देखिए, ये जो इसने एयर में एयर को कहीं पर कंप्रेस किया, और जहां पे कंप्रेस किया ये कंप्रेशन पार्ट है, इस कंप्रेशन में प्रेशर इंक्रीज हो गया, और ये रेयर फ्रैक्शंस है, यानी यहां पर प्रेशर डिक्रीज हुआ, तो ये प्रेशर वेरिएशन होगा। और जब हमारा ईयर यानी हमारा कान जब इसको ऑब्जर्व करेगा तो वो इसी एयर वेव के वाइब्रेशंस को सेंस करेगा और हमें सुनाई देगा। ये कब होता है? जब दोनों ही स्टेशनरी है, ऑब्जर्वर भी स्टेशनरी है एंड जो सोर्स साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो भी स्टेशनरी है। पर अगर स्टेशनरी नहीं है उस केस में क्या होगा? तो देखो, अगर ये स्टेशनरी नहीं है तो क्या हुआ कि ये जैसे ही इसने एक वेव इमिट की, मान लिया ये वेव इमिट की, ये वेव v वेलोसिटी से, साउंड की वेलोसिटी से हमारे पास पहुंच रही है ऑब्जर्वर के पास। पर उसी टाइम में इनके बीच में अगर रिलेटिव वेलोसिटी है, ये मूव कर रहा है या ये मूव कर रहा है, कोई भी मूव कर रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी है दोनों की, तो क्या होगा कि नेक्स्ट वेव जो निकलेगी उसके बीच की डिस्टेंस अब उतनी नहीं रहेगी ऑब्जर्वर की और उस वेव की जितनी पहले थी। तो कुछ चेंजेज हो गए, और जब ये चेंजेज हो गए तो फ्रीक्वेंसी में भी चेंजेज हो गए। बिकॉज फ्रीक्वेंसी ऐसे भी देख सकते हैं कि जब पहली वेव आई तब उसको टाइम लगा यहाँ टी टाइम आने में, पर दूसरी बार अगर दोनों ये पास में आ गए, पहले से मूव कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो दूसरी बार वेव को टी टाइम नहीं लगेगा, टी डैश टाइम लगेगा, और टी डैश पहले वाले से कम होगा बिकॉज उसको कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। तो इस तरह से उसकी फ्रीक्वेंसी, जब टाइम चेंज हो गया तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो गई, तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी वेरी कर जाएगी। और यही रीजन है कि हमें पास आती हुई चीजें जो है, अगर हॉर्न देती है तो वो ज़्यादा तेजी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ सुनाई देता है, और दूर जाती हुई है तो कम। ये बेसिक लॉजिक है। अगर आपको मान लिया फॉर्मूला याद नहीं भी रहता है तो इस तरह से एलिमिनेट भी करना है कि अगर कोई कार आपके पास में आ रही है हॉर्न देते हुए तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा सुनाई देगी, और अगर दूर जा रही है तो फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी। अब वो रिलेटिवली बात कर रहा हूं मैं, हो सकता है कार दूर जाए या हो सकता है आप दूर जाओ, तो ऑब्जर्वर मोशन करे या सोर्स मोशन करे, कोई भी भले ही मोशन करे, पर ये इफेक्ट लागू रहेगा। तो अब देखते हैं इसको सिस्टमेटिकली कैसे समझते हैं। देखिए, डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट, व्हेन
there is relative motion between source and observer, then frequency observed by the observer is always different than actual frequency. Of the sound waves emitted by the source. This is Doppler effect, and the observed frequency, या इसको कह सकते हैं अपरेंट फ्रीक्वेंसी, और अपरेंट फ्रीक्वेंसी observed by the observer depends on the motion of the source and पॉइंट टू नोट, ये दोनों की मोशन पर डिपेंड करेगी, बस दोनों के बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है। आरपीएससी ने प्रॉब्लम्स में ये पूछा भी है कि डॉपलर इफेक्ट में जो शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी है वो किस पर डिपेंड नहीं करता है, तो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगी, ये ऑब्जर्वर की मोशन पे डिपेंड करेगी, बिल्कुल करेगी। सोर्स की मोशन पे डिपेंड करेगी, यस, और दोनों की मोशन की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी, डेफिनेटली डिपेंड करेगी, क्योंकि हमने जब पहले ही बात की तो मैंने बोला कि जनरली आपको ध्यान ये रखना है कि अगर पास आ रही है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, दूर जा रहा है सोर्स तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो पास और दूर का मीनिंग क्या हुआ, डायरेक्शन की तो बात कर रहे हैं, तो डायरेक्शन पर डिपेंड करेगी। तो ऐसे कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ मोशन, और किस पे डिपेंड करती है, मोशन ऑफ ऑब्जर्वर एंड मोशन ऑफ सोर्स, और किस पे डिपेंड नहीं करती है, does not depend on distance between source and observer। ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती। तो अब देखिए आगे इसको कैसे हम डिराइव करते हैं। केस 1, इसमें भी सब केसेस लेंगे, पर केस 1 में हम क्या मानते हैं कि हमारा ऑब्जर्वर जो है वो मोशन कर रहा है और सोर्स स्टेशनरी है।
तो अगर देखिए, अगर ऑब्जर्वर मोशन कर रहा है, सोर्स स्टेशनरी है, तो क्या होगा, ये आपका सोर्स जो है स्टेशनरी है, और यहां से वेलोसिटी ऑफ वेव को, वेव वेलोसिटी जो है वो हम हमेशा v लेंगे, और ये आपका ऑब्जर्वर हो गया। ऑब्जर्वर की वेलोसिटी आपने मान ली, केस 1 में ऑब्जर्वर मोशन कर रहा है। अब देखना सब केस व्हेन इसको मैं ऑब्जर्वर को VO बोल देता हूं। तो अब देख, व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स सोर्स, जब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मोशन कर रहा है। तो अब देखिए ऑब्जर्वर, इस केस में क्या होगा, मेन इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर ऑब्जर्वर मोशन कर रहा है तो ऑब्जर्वर यहां पे क्या चेंज देखेगा, क्या साउंड की जो वेलोसिटी है उसमें चेंज होगा या वेवलेंथ में चेंज होगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वेवलेंथ चेंज सिर्फ तभी होता है जब सोर्स मोशन कर रहा है। यहां पर मोशन कौन कर रहा है, ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर मोशन करेगा तब उसको अपेरेंट वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो डिफरेंट लगेगा, वेवलेंथ डिफरेंट नहीं लगेगी। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि वेवलेंथ कांस्टेंट स्पीड चेंजेज, ठीक है, वेवलेंथ कांस्टेंट रहेगी। ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स सोर्स, क्या मीनिंग है इसका, ये आपका सोर्स है, यहां से इसने v वेलोसिटी से साउंड वेव एमिट की है, ये आपका ऑब्जर्वर जब इधर निकला इस तरफ जा रहा है और VO वेलोसिटी के साथ इस तरफ मोशन कर रहा है। अब फ्रीक्वेंसी होती क्या है, न्यू इक्वल्स टू, वी नो दैट न्यू फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होती है, V बाई लेमडा होती है। लेमडा यहां पर आपका कांस्टेंट है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाई ऑब्जर्वर कितनी होगी, अगर मैं इसको न्यू ओ बोलूं, न्यू ओ फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाई ऑब्जर्वर, तो क्या होगी, ऑब्जर्वर को जो अपेरेंट वेलोसिटी है साउंड की वो यहां पर चेंज होगी। तो क्या होगी, V डैश बाई लेमडा, बिकॉज लेमडा चेंज नहीं हो रहा है। और V डैश कितनी होगी, देखो अगर ये सामने जा रहा है तो V डैश कितनी होगी, V डैश कितनी होगी आपके यहां पर, दोनों रिलेटिव मोशन कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ मोशन कर रहे हैं, तो इसको लगेगा कि जो साउंड है वो V प्लस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी उससे आ रही है। तो आपके कितनी हो जाएगी, V प्लस VO बाई लेमडा। पर हमें तो फ्रीक्वेंसी में रिलेशन चाहिए, पहले वाली फ्रीक्वेंसी से कंपेयर करना है। तो ये मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं, ये इक्वेशन 2। अगर यूज करते हैं फर्स्ट से लेमडा की वैल्यू, तो यूजिंग इक्वेशन 1 क्या मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर इक्वल्स टू V प्लस VO अपॉन लेमडा की वैल्यू फर्स्ट से क्या मिलेगी हमें, लेमडा मिलेगा हमें V इंटू न्यू। तो न्यू जो थी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी थी सोर्स की, और न्यू ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व्ड की है वो फ्रीक्वेंसी देखो चेंज हो गई। अब अगर इसका दूसरा केस लेते जिसमें कि ऑब्जर्वर
अवे फ्रॉम सोर्स अगर मोशन करता तो क्या हो जाता, तो दूसरा केस सिंपली v माइनस वी नॉट हो जाएगा, बिकॉज अगर ऑब्जर्वर दूर जा रहा है तो उसको लगेगा कि जो साउंड है थोड़ी स्लो आ रही है और साउंड की वेलोसिटी v माइनस वी हो जाएगी। v when observer moves away from source, ये देखिए आपका सोर्स हो गया, सोर्स v वेलोसिटी से साउंड वेव्स इमिट कर रहा है, ये आपका ऑब्जर्वर और ये vo वेलोसिटी से अवे जा रहा है, सोर्स से दूर जा रहा है। तो मैं डायरेक्ट सिंपली लिख लेता हूं, न्यू ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कितनी करेगा, v माइनस vo हो जाएगा इस केस में, बाकी सब सेम डेरिवेशन है। अब दूसरे केस की बात करते हैं जिसमें ऑब्जर्वर को हम रेस्ट में रखेंगे और सोर्स को मोशन करवाएंगे। तो केस 2, व्हेन observer is at rest and source is moving। इसमें भी पहला सब केस लेंगे, वो क्या होगा, चलो एक बार सोर्स को मोशन करवा देते हैं। ये सोर्स जो है vs से नोट करेंगे, सोर्स की वेलोसिटी है और सोर्स ने v वेलोसिटी से जो है वो क्या इमिट की है, वेव्स। तो ये सोर्स हो गया आपका और इस बार ऑब्जर्वर स्टेशनरी है। अब देखिए यहां पर ऑब्जर्वर जो वेलोसिटी जो स्पीड ऑब्जर्व करेगा वो चेंज होगी क्या, देखिए क्या होगी, वेलोसिटी स्पीड ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर कितनी होगी, यहां पर देखो सोर्स इस तरफ आ रहा है vs से और साउंड आ रहा है v से, तो कितना होना चाहिए, v प्लस vs है ना। यहीं पर आप गलती करते हो, v प्लस vs नहीं होगा, ये साउंड की वेलोसिटी यहाँ पर चेंज नहीं होगी और वो v ही रहेगी। क्यों रहेगी, देखिए कि हम नॉर्मली जब दोनों को देखते हैं, सोर्स भी मोशन कर रहा है और वेव की वेलोसिटी v है, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में करते हैं तो जोड़ दो। अरे क्यों जोड़ेंगे, वेव जो है इंडिपेंडेंटली मोशन कर रही है। जैसे आपने हॉर्न बजाया, ठीक है, आप अपनी कार में हो, चल रहे हो, आपने हॉर्न बजाया, तो जो वाइब्रेशन एक बार प्रोड्यूस होने थे वो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो गए। अब वो वाइब्रेशंस या वो साउंड आपकी कार के साथ बैठ के थोड़ी चल रहा है, वो अंदर नहीं बैठा है, वो उसने एयर प्रेशर क्रिएट कर लिया एक बार के लिए। तो अब कार की वेलोसिटी से उसका कोई लेना देना नहीं था, उसने एक बार वाइब्रेशंस क्रिएट किए हैं, अब वो साउंड की वेलोसिटी से ही आगे ऑब्जर्वर तक पहुंचेंगे। तो इसमें सोर्स की वेलोसिटी ऐड नहीं होती और ऑब्जर्वर को अभी भी उसकी वेलोसिटी जो है कितनी अपरेंट होगी, v ही अपरेंट होगी। तो ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। इसने जब भी हॉर्न बजाया, कोई साउंड प्रोड्यूस किया टिंग, तो इस साउंड से नेक्स्ट जो साउंड प्रोड्यूस करेगा उसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही इसने फर्स्ट टाइम हॉर्न बजाया, साउंड प्रोड्यूस किया, वो सोर्स से अलग हो चुका है और अब वो साउंड अपनी वेलोसिटी से इंडिपेंडेंटली मोशन करेगा। ठीक है, तो ऑब्जर्वर कितनी वेलोसिटी ऑब्जर्व करेगा, इसकी v ही ऑब्जर्व करेगा। तो यहाँ पे ऑब्जर्व्ड वेलोसिटी, ऑब्जर्व्ड स्पीड ऑफ वेव इज स्टिल v, ठीक है, चेंज नहीं हो रही। तो चेंज क्या होगा, चेंज यहाँ पर होगी वेवलेंथ। बिकॉज वेवलेंथ को आप कैसे समझते हो कि दो वेव्स के बीच की डिस्टेंस,
क्रेस्ट या थ्रोज के बीच की जो डिस्टेंस लेते हैं, दो वेव्स के बीच की डिस्टेंस। अब आपके हो क्या रहा है यहाँ पे, मैं दो पॉइंट लिख लेता हूं। स्पीड ऑफ साउंड रिमेन कांस्टेंट, वेवलेंथ चेंजेज। ठीक है, अब देखिए इसको ऐसे समझिए कि आपने जब ऑब्जर्वर, ये सोर्स है ना, इस सोर्स ने किसी एक इंस्टेंट पर ये यहां से यहां तक ये λ1 इसने इमिट किया था, इस पॉइंट पर λ2 है, तो वेवलेंथ एक जो होनी है वो कितनी हुई, यहां से यहां तक की वेवलेंथ होगी। ये तो नॉर्मल में अगर ये स्टेशनरी है तो। अगर ये स्टेशनरी नहीं है तो क्या होगा, स्टेशनरी नहीं होने के केस में इसने λ2 इमिट किया। सपोज ये जो λ1 को पहले इमिट किया मान लिया, तो λ1 इसका यहां पर पहुंच गया, पर तब तक सोर्स भी मोशन कर रहा है, तो सोर्स भी यहां पर आ चुका होगा आपका, जो पहले यहां था अब सोर्स यहां पर आ चुका, और इस पॉइंट पर ये नया लैम्डा इमिट करने की कंडीशन में है। तो अब देखिए ये जो एपेरेंट लैम्डा होगा, अब उसको वेवलेंथ को, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारा लैम्डा ये ही हो गया, जबकि पहले ये लैम्डा पूरा वेवलेंथ जो था, दो वेवलेंथ के बीच की डिस्टेंस ये थी। तो लैम्डा डैश डेफिनेटली पहले वाले से अलग होगा, क्योंकि अब इसको कितनी वेलोसिटी ट्रेवल करनी पड़ी, माना कि अगर टी टाइम पीरियड है तो फर्स्ट जो वेव थी उसको कितना ट्रेवल करना पड़ा, फर्स्ट वेव को t टाइम पीरियड और v वेलोसिटी से ट्रेवल करना पड़ा, तो vt ट्रेवल करना पड़ा। पर दूसरी बार जो है उसको कितना ट्रेवल करना पड़ा, अब दूसरी बार vt माइनस vs इंटू टी हो जाएगा, बिकॉज इतना सोर्स भी चला है। तो अब ये लैम्डा डैश हो जाएगा, और ये लैम्डा था आपका, फर्स्ट वाला लैम्डा vt था, और दूसरी बार जो अपेरेंट लैम्डा है वो vs इंटू टी हो गया। यानी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज होगी, और वेवलेंथ चेंज होने की वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। तो देखिए वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, न्यू इक्वल्स टू v बाई लैम्डा, ये हमारा हो गया न्यू इक्वल्स टू v बाई लैम्डा। अगर फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व देखना चाहते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाई ऑब्जर्वर देखनी है, तो वो न्यू ऑब्जर्वर कितनी होगी, v यहां पर चेंज नहीं हो रहा है, पर v जो है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है उसको यूज करेंगे, देखेंगे v बाई लैम्डा डैश, और लैम्डा डैश कितना है उसको देखिए, v बाई लैम्डा डैश। नाउ लैम्डा डैश क्या है, लैम्डा डैश आपने देखा, लैम्डा डैश कितना है यहां से देख सकते हैं लैम्डा डैश, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, v माइनस वी एस, और t को 1/t अगर करूं डिनोमिनेटर में तो 1/t फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, यानी इनिशियल ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। तो अब मैं लैम्डा डैश यहां से पुट करूं, v माइनस वी एस अपॉन न्यू, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, और ये आ गई इक्वेशन 3। ये न्यू है फ्रीक्वेंसी देखना। अब इक्वेशन 3 को अगर मैं इक्वेशन 2 में यूज करूं, यूजिंग इक्वेशन 3 इन 2, तो मुझे न्यू ऑब्जर्व्ड कितना मिलेगा, v अपॉन लैम्डा डैश क्या था, v माइनस वी एस अपॉन न्यू, तो ये मेरी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी मिल गई मुझे। क्लियर हो रहा है यहां पर? तो देखो जो जनरल हमने सबसे पहले बात की वो भी यहां पर क्लियर हो रही है कि जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है तो देखो v माइनस वी एस हो रहा है, यानी ये फ्रीक्वेंसी जो है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होगी, न्यू नॉट जो है न्यू से
ज्यादा होगा, ये ध्यान रखना है। अब अगर इसका सब केस जो है बी वो ले लेते हैं कि इफ सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, अगर सोर्स दूर जा रहा है वी से और इसने साउंड प्रोड्यूस की है वी वेलोसिटी से, ये आपका सोर्स हो गया, ये ऑब्जर्वर हो गया। तो सिंपली सेम प्रोसेस है करने का, तो क्या आ जाएगा v अपॉन v प्लस वी एस एंड ओरिजिनल, दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर। अब देखो डिनोमिनेटर में ऐड हुआ है तो न्यू नॉट जो है ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व होने वाली फ्रीक्वेंसी जो है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी न्यू से। और ये देखो एक बार जो फ्रीक्वेंसी हो गई वो कांस्टेंट भी रह रही है, बस ज्यादा है पर कांस्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है। प्रॉब्लम दिखाऊंगा और क्लियर होगा। और अगर यही बातें हम पहले केस में भी करें तो वहां भी कर सकते हैं। न्यू नॉट यहां जब देखो क्या है, न्यू नॉट लेस देन न्यू है, देखिए ऑब्जर्व, जब ऑब्जर्वर दूर जा रहा है कम होनी चाहिए, जब ऑब्जर्वर पास आ रहा है तो यहां देखिए न्यू ऑब्जर्व जो है ग्रेटर देन न्यू है, इसमें ऑब्जर्वर पास आ रहा था। तो अभी हमने इंडिपेंडेंट मोशन करवाई दोनों की, एक रेस्ट पे दूसरा मोशन कर रहा है। अब हम देखते हैं कि अगर दोनों मोशन करेंगे तो क्या होगा। थर्ड, इफ source and observer both are moving, दोनों मोशन करेंगे तो अब वेलोसिटी भी चेंज होगा और फ्रीक्वेंसी भी, वेवलेंथ भी चेंज होगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम एक एक करके केस कंसीडर करेंगे। एक बार ऑब्जर्वर को स्टेशनरी मान लेंगे, सोर्स को मोशन करवाएंगे, जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी हुई उसको इनिशियल मान के अब ऑब्जर्वर को मोशन करवाएंगे, तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो अब देखिए इसमें एक केस व्हेन दोनों एक दूसरे की तरफ मोशन कर रहे हैं, व्हेन both moves towards each other, ये आपका सोर्स है और VS से मोशन कर रहा है, ये आपका ऑब्जर्वर है और VO से मोशन कर रहा है। तो अब एक एक इवेंट कंसीडर करते हुए देखो, न्यू डैश अगर मैं बोलूं, फर्स्ट केस जब सोर्स मोशन कर रहा है तो सोर्स मोशन करेगा वीएस से कर रहा है, ऑब्जर्वर को हम एक मोमेंट के लिए स्टेशनरी मान लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, v अपॉन v माइनस वी एस इंटू न्यू। और दूसरा केस हम ले लेते हैं जब सोर्स का मोशन कंसीडर कर लिया है, अब हम मोशन कंसीडर करते हैं ऑब्जर्वर का, कि अगर अब ये फ्रीक्वेंसी जो है उसको इनिशियल फ्रीक्वेंसी कंसीडर करते हुए सोचेंगे कि ऑब्जर्वर अगर मोशन करे तो क्या होगा। तो न्यू डैश डबल डैश जो है यानी ऑब्जर्वर को फाइनल जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो क्या होनी चाहिए, v प्लस वी एस, वी प्लस वी ओ होनी चाहिए अपॉन v इंटू न्यू डैश होगी, यही होना चाहिए। तो न्यू डबल डैश क्या आएगा, v प्लस वी ओ अपॉन v इंटू न्यू डैश रखना है हमें यहां पर, तो v ये रख लिया मैंने, न्यू डैश की वैल्यू मैंने यहां पे पुट की v अपॉन v माइनस वी एस और न्यू से मल्टीप्लाई, v से v कैंसिल आउट हो गया। तो अब न्यू डबल डैश जो हमारे पास फाइनल मिला वो क्या मिला, v प्लस वी डो अपॉन v माइनस वी एस। अब देखिए और ज्यादा न्यू डबल डैश जो है न्यू से इंक्रीज हुई, होना भी चाहिए। जैसा मैंने कहा था
कि जनरली आपको ये चेक करना है कि अगर पास आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। और अब यहां पर देखो आपको खुद को जल्दबाजी हो रही है, सोर्स तो आ ही रहा है पर आप भी दौड़ के जा रहे हो, यानी ट्रेन आ रही है और आप दौड़ के जा रहे हो, नहीं जल्दी जल्दी सुनना है तो फ्रीक्वेंसी और ज्यादा तेजी से सुनाई देगी। तो ये न्यू डबल डैश जो है ज्यादा हो जाएगा। देखिए न्यूमरेटर में v प्लस वी ओ हो गया है और डिनोमिनेटर में v प्लस v माइनस वी एस हो गया, तो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी अब ये हो जाएगी। इसी तरीके से अगर दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो क्या होगा, दूर जाने की कंडीशन में फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए। तो बी केस व्हेन बोथ moves away from each other, ये आपका सोर्स जो है Vs से जा रहा है और ये ऑब्जर्वर Vo से इधर जा रहा है। तो न्यू डैश जो है, सबसे पहले अगर हम मानते हैं सोर्स की मोशन, तो न्यू डैश क्या होगा यहां पर, v अपॉन v प्लस वी एस इंटू न्यू। और न्यू डबल डैश, अब अगर ऑब्जर्वर की मोशन कंसीडर की जाए तो वो कितनी होगी, v माइनस वी ओ अपॉन v इंटू न्यू डैश। और फाइनल क्या मिल जाएगा, न्यू डबल डैश इक्वल्स टू v माइनस वी ओ अपॉन v प्लस वी एस इंटू न्यू। तो देखिए न्यू डबल डैश जो है न्यू से छोटा हो गया। अब आरपीएससी में प्रीवियसली जो क्वेश्चंस आए थे डॉपलर इफेक्ट से, वो देखते हैं क्या प्रॉब्लम्स थी। क्वेश्चंस, डॉपलर शिफ्ट in frequency does not depends on 1 speed of observer, second speed of source, third frequency of wave, fourth distance between source and observer। तो हमने बात अभी की है डॉपलर के सारे केस डिस्कस किए। पहले मैंने पॉइंट्स बना के भी लिखा कि डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, बाकी सब पे डिपेंड करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। आई होप यू गॉट द आइडिया। सेकंड एक और प्रॉब्लम देखते हैं, आरपीएससी की ही है। अ ट्रेन whistling at constant frequency is moving towards a station at a constant speed v. The train goes past a stationary observer on
station. The frequency observed by the observer can be expressed best by, और फिर कुछ ग्राफ्स बनाए हुए थे, ग्राफ्स बना लेते हैं। ग्राफ ए क्या था, इस तरह से एक कर्व था, ये न्यू डैश फ्रीक्वेंसी और टाइम के साथ ग्राफ था। बी जो था न्यू डैश और टाइम के साथ ग्राफ हो गया। सी ऑप्शन आपका टी न्यू डैश एंड डी ऑप्शन टी न्यू डैश। तो देखिए केस क्या है यहां पर, ये आपका सोर्स है, ये आप खड़े हो ऑब्जर्वर, और सोर्स जो है वी एस से मोशन कर रहा है, वी वेलोसिटी ऑफ साउंड है। ये ही केस है क्लासिक केस जिसमें सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मोशन कर रहा है। तो एक दो चीजें अगर आप नोट करो और डॉपलर इफेक्ट याद नहीं है तो भी ग्राफ का क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, मैंने कहा कि फ्रीक्वेंसी जो भी ऑब्जर्व होगी वो फ्रीक्वेंसी एक बार अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी तो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होने वाली भी कांस्टेंट होगी। तो यहाँ देखो सिर्फ और सिर्फ एक ग्राफ है जिसमें फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रह रही है, इसमें फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, अलग अलग है पर कांस्टेंट है। और अलग अलग क्यों है, बिकॉज जब सोर्स की तरफ आ रहा है ट्रेन, सोर्स की ऑब्जर्वर की तरफ आ रही है ट्रेन, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा है। और जब दूर जा रही है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, बस उसी मोमेंट पे चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा। और ऐसे अगर फॉर्मूला से लिखना चाहे तो क्या होगा, जब ट्रेन केस 1, जब ट्रेन वी एस से ऐसे मोशन कर रही है तो क्या होगा, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी न्यू ऑब्जर्व्ड इक्वल्स टू वी अपॉन वी माइनस वी एस इंटू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। और केस 2, जब ऑब्जर्वर यहां रह गया आपका और ट्रेन अब इससे दूर जा रही है वी एस से, तो न्यू डबल डैश जो है वो क्या होगा, v अपॉन वी प्लस वी एस इंटू न्यू। तो अब ये कम होगा, ये आपकी न्यू डबल डैश है, ये न्यू डैश है, और ये पॉइंट है जहां पर ट्रेन ऑब्जर्वर को क्रॉस कर रही है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर था आपका। ठीक है, समझ में आया, थैंक यू। हमारा आईएफएस का आरपीएससी स्पेशल फर्स्ट ग्रेड कोर्स स्टार्ट हो रहा है 8 नवंबर से, तो आप ज्वाइन कीजिए, अपनी तैयारी को बूस्ट दीजिए। और यहाँ हम आपको हर संभव सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और विद डिटेल्स इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस की हेल्प से आपको कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। थैंक यू।